नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे रोमन सभ्यता के इतिहास के बारे में। प्राचीन धारणाओं के अनुसार रोम की स्थापना रोमुलस तथा रेमस नामक दो जुड़वा भाइयों ने की थी। रोमन कवि विर्जिल ने भी इससे मिलती जुलती कहानी अपनी कविता अनिउहद में बताई है कि ट्रोजन का नायक जब ट्रॉय से विध्वंस होने के बाद अपने पिता को अपनी पीठ पर उठाकर ले गया था तथा उसके बाद वो कई स्थानों पर गया और विजय भी प्राप्त की। इसने इटली में एक कॉलोनी की स्थापना की जहां पर रोमुलस तथा रेमस पैदा हुए। इनके ही नाम पर रोम का नामकरण हुआ। इहुहद ने रोम को यूनानी तथा एशिया माइनर की सभ्यता से संबंधित बताते हुए रोमनों को आश्वस्त किया कि वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बाहर से आए हुए नहीं हैं। जब यूनान में एथेंस पूरी तरह विकसित हो चुका था, तब रोम इटली के पश्चिमी किनारों पर एक छोटा सा कस्बा था। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के साम्राज्य विजय के समय में रोम एक शक्तिशाली नगर के राज्य के रूप में उभर रहा था। यूनान में 2000 ईसा पूर्व में जब एचियन लोग आ रहे थे, तभी अन्य इंडो यूरोपियनों ने इटली पर आक्रमण किया। इनमें लातीनी टाइबर नदी के दक्षिणी क्षेत्र में बस गए तथा 750 ईसा पूर्व में इन्होंने पशुपालन जीवन का त्याग कर कृषि करना शुरू कर दिया और अपने छोटे छोटे गांव बसाए, जो बाद में बढ़कर रोम के शहर में परिवर्तित हो गए। रोम की भौगोलिक स्थिति। रोम प्रायद्वीप भूमध्य सागर में एक बूट के आकार का दिखाई देता है, जिसकी नोक सिसिल के द्वीप में प्रतीत होती है। इस बूट नुमा क्षेत्र के ऊपर अल्पस पर्वत है, जो पो नामक नदी का पानी यहाँ के उत्तरी क्षेत्रों के कृषकों को सिंचाई के लिए देता है तथा एपिनियस पर्वत श्रृंखला समस्त इटली में फैली है। इन पर्वतों के कारण ये यूनान के नगर राज्यों से पृथक होता है। इटली के पूर्वी क्षेत्र की जमीन उपजाऊ नहीं थी और न ही अच्छी बंदरगाहें थी। इस कारण यहाँ कम जनसंख्या थी। पश्चिमी क्षेत्रों में बंदरगाहों एवं लंबी लंबी दो नदियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान था। इसीलिए जहाँ जनसंख्या अधिक थी, रोम ने इसी समुद्र और नदियों के सहारे व्यापार और अनेक विजयों में उपलब्धियां हासिल की। रोम इटली के पश्चिमी के उपजाऊ प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ पर स्थित 7 पहाड़ों से प्राचीन रोमन निवासी अपने शत्रुओं को दूर से देखकर सुरक्षा का प्रबंध कर सकते थे। रोम समुद्र 25 किलोमीटर दूर था। इस कारण भी समुद्र के रास्ते इस पर इतनी आसानी से आक्रमण नहीं हो सकता था। टाइबर नदी इन्हें भोजन तथा यातायात में सहायक थी तथा इसी के मुख पर रोमनों ने ऑस्ट्रिया नामक बंदरगाह स्थापित किया। प्राचीन रोम। जिन लातीनी लोगों ने रोम की स्थापना की, वो कृषक और पशुपालक थे। प्रारंभ में ये कबीलाई लोग आपस में तथा अपने पड़ोसियों से लड़ते रहते थे। उनके इसी जीवन के लिए संघर्ष के लिए प्राचीन काल से ही यहाँ के लोगों में कर्तव्य और अनुशासन तथा देशभक्ति की भावना उजागर हो गई। साथ ही दूसरे लोगों के संपर्क से रोमन संस्कृति का विकास हुआ। रोमनों ने फ्यूजनिया तथा यूनान की उत्कर्ष सभ्यताओं से बहुत से नए विचार ग्रहण किए तथा सिसिली और इटली में अपनी बस्तियां स्थापित की। यूनानियों से इन्होंने किलेबंद शहर बनाने, सिख अंगूर तथा अंजीर की कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। एशिया माइनर से इटली आने वाले इट्रुस्केन लोगों ने रोमनों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 600 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने टाइबर नदी को पार कर रोम पर अपना आधिपत्य जमा लिया तथा अगले 100 वर्षों तक इन्हीं विजेताओं से रोम के लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अल्फाबेट वर्णमाला सीखी, इनके कला के नमूनों की नकल की तथा अपने देवों के अलावा उनके देवताओं की पूजा भी शुरू की। इन हमलावरों से इन्होंने वास्तुकला में मेहराब बनना सीखा। इसके अलावा दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाना भी इन्हीं से सीखा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन विदेशियों की शक्ति सर्वोच्च पर थी, जब इन्होंने कार्थेज से समझौता किया और कोरिस्का ने एनानज को बाहर खदेड़ दिया। 535 ईसा पूर्व में
एलियार पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। सैमनाइटों पर विजय। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में रोम का राज्य एजेनाज पर्वतों तक फैल चुका था तथा साथ ही उसने अपने पुराने सहयोगियों पर भी वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इसी समय उन्हें कैंपेनिया में रह रहे सैमनाइटों से संघर्ष करना पड़ा। 340 से 290 ईसा पूर्व के बीच रोमनों को उनसे 3 युद्ध करने पड़े और रोम ने विजय होकर समस्त इटली क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था तथा विदेशियों के विरुद्ध इटलियाई संघर्ष का नेता होने के कारण रोम सारे देश की एक छतरा ताकत बन गया। उसने सारे इटली का रामनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए उसने इटली के विभिन्न राज्यों में आपसी फूट डलवाकर अपना प्रभुत्व कर लिया, लेकिन उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। जिस राज्य में रोम के प्रति द्वेष नहीं रखा, उनसे अच्छा व्यवहार किया तथा धीरे धीरे सभी राज्य रोम के प्रति वफादार हो गए। राजनीतिक व्यवस्था। रोम वासियों को अपने पुराने अत्याचारी शासकों से नफरत थी, इसलिए उन्होंने राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र सरकार की स्थापना की तथा सभी प्रकार की सावधानी रखी गई ताकि राज्य सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित ना हो सके। यद्यपि सत्ता अभी भी पैट्रिशियन यानी के कुलीन वर्ग के ही हाथों में केंद्रित थी, लेकिन सभी नागरिकों को वोट से अपना नेता चुनने का अधिकार था। ये चुने हुए नेता लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे तथा उनके नाम पर राज्य करते थे। रोम में 500 वर्ष तक गणतंत्र कायम रहा। इस बीच रोम विश्व शक्ति बन गया। प्रथम प्यूनिक युद्ध। कार्थेज अफ्रीका के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा ये लोग अच्छे नाविक थे तथा अटलांटिक तथा भूमध्य सागर पर इनका एकाधिकार कायम था। इनके स्पेन, पुर्तगाल और सार्दुमिया द्वीपों से अच्छे संबंध थे। रोम के विस्तार के कारण रोमन तथा कार्थेज का आपस में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का मुख्य कारण सिसिली प्रदेश था। उधर रोम इसे अपने अधीन करना चाहता था। जब रोम ने दक्षिणी इटली के यूनानी नगरों को जीत लिया तो उनके और कार्थेज के व्यापारिक संबंध टकरा गए। इस प्रकार पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर अधिकार के लिए दोनों में युद्ध हुए, जो 264 से लेकर 146 ईसा पूर्व के बीच चले। प्रारंभिक दोनों युद्धों में माइली का युद्ध 260 ईसा पूर्व तथा इकोनॉमिस के युद्ध में रोम ने कार्थेज को हराया था। सिसिली में प्लेरमा को जीत लिया और बाद में कार्थेज पर सीधा हमला कर दिया, लेकिन कार्थेज ने स्पार्टा के जनरल की सहायता से रोम को हरा दिया। लेकिन शीघ्र ही रोम ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 241 ईसा पूर्व में रोम की सेना ने कार्थेज को एजियन द्वीप की लड़ाई में हरा दिया और सिसिली में लिलीबकम पर अधिकार कर लिया। तब कार्थेज ने संधि का प्रस्ताव रखा और सारे सिसिली पर रोम का अधिकार मान लिया गया। इस तरह सिसिली, सर्दिमिया तथा कोरिस्का पर रोम का अधिकार हो गया और रोम एक शक्तिशाली समुद्री शक्ति बन गया। इसके बावजूद कार्थेज अभी भी काफी शक्तिशाली बन रहा था। सैनिक प्रबंध। द्वितीय प्यूनिक युद्ध से पूर्व रोम की सेना स्वतंत्र कृषकों से बनी थी, जो अपने स्तर के आधार पर युद्धों में हिस्सा लेते थे। इस प्रकार की सेना प्रारंभिक गणराज्य के लिए तो उचित थी, लेकिन बाद में जब रोम ने अपने प्रदेशों का विस्तार कर स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, यूनानी प्रदेशों में जाकर युद्ध किया तो स्वतंत्र नागरिकों की संख्या कम हो गई। बुआदेनस मारियस ने वेतन वाले सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। पहले स्वतंत्र नागरिक रोम की रक्षा अवैतनिक और अपने गौरव के लिए करते थे, लेकिन इस काल में सैनिकों को वेतन के अलावा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। सैनिकों को सीनेट के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी, परंतु जनरलों द्वारा उन्हें सेना में भर्ती किए जाने के बाद वो उनकी शपथ लेने लगे। सैनिक अब युद्ध अधिकार जनरलों के लिए करने लगे। इस प्रकार अलग अलग जनरलों ने अपने लेगिन्स की मदद से रोम गणराज्य में अपना प्रभुत्व फैलाने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनरल आपस में ही युद्ध करने लगे, जैसे पॉम्पी और सीजर इत्यादि। विभिन्न जनरलों के आपसी युद्धों के कारण
ही रोमन गणराज्य का अंत हुआ और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। एट्रस्कैनो की हार। रोम चूंकि पहाड़ियों पर स्थित गांवों का समूह था, यहाँ के लोगों को एट्रस्कैनो के आक्रमण और आधिपत्य को झेलना पड़ा। इन विदेशियों ने यद्यपि रोम में काफी विकास किया, लेकिन रोमन इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने संगठित होकर इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण एट्रस्कैनो ये क्षेत्र छोड़कर भाग गए। इनके जाने के बाद रोम में गणराज्य की स्थापना की गई। कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, परंतु सीनेट और सरकार पर इसी वर्ग का नियंत्रण था। इस वर्ग में अल्पतंत्र, अमीर, कृषक तथा उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। इसी वर्ग से जुड़े लोग सीनेट के सदस्य तथा बुआन डनेसे बन सकते थे। प्रारंभ में रोम की सेना भी इसी वर्ग के सदस्य थे, परंतु 390 ईसा पूर्व में गॉल्स ने जब रोम पर आक्रमण किया, तब सीनेट ने रोम की सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों को सेना और सुरक्षा का कार्य सौंपा। पैट्रिशियंस बिना वेतन के सैनिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। रोम का पतन। 370 ईसा पूर्व के पश्चात रोम के पतन की शुरुआत हो गई और इस काल में अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने रोम पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम गोथों ने 378 ईसा पूर्व में रोमनों को एड्रियन पॉल में हराकर सम्राट वालूस को मार गिराया, लेकिन रोम के पूर्वी क्षेत्र को सम्राट थियोडोसिस ने आक्रमणकारियों से बचा लिया। लेकिन 395 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका अल्पवयस्क पुत्र इसका सम्राट बना। 410 ईसा में गौत नेता एलारिक ने रोम पर आक्रमण कर दिया, इसे तहस नहस कर दिया। 451 ईसा पूर्व में हुड़ों ने इटीला के नेतृत्व में रोम पर आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में तो रोमनों ने इन्हें फ्रांस में चालोनाज में रोक दिया, परंतु अगले ही वर्ष हुड़ों ने समस्त इटली पर अधिकार कर उसे तहस नहस कर दिया। रोम पर आक्रमण करने वाले तंदकंसे वंडाल आखिरी आक्रमणकारी थे। इन्होंने रोम पर आक्रमण करके लूटपाट की और प्रदेशों को तहस नहस कर दिया। 430 ईसा पूर्व में इन्होंने कार्थेज तक को नष्ट कर दिया था। उनके इन्हीं कारनामों के कारण ही अंग्रेजी शब्द वांडालिज्म का नामकरण हुआ। पश्चिमी रोम के आखिरी शासक रोमुलस अंगुशलस को ओडोवेकार ने हराकर रोम साम्राज्य का अंत कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये इतिहास से जुड़ी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इतिहास के पन्नों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इतिहास के बारे में पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।